ओके प्यारे बच्चों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो ये जो क्वेश्चन है वो 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। ट्रांसफार्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ट्रांसफार्मर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल में से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स लड़ेंगे ही लड़ेंगे, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर है क्या, ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन क्या है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर 12th बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आया, मान लो कि 4 मार्क्स में आ रहा है ना, सेक्शन डी में आ रहा है, तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे। न्यूमेरिकल्स में आया तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या लगेगा, हमें फॉर्मूला लगेगा, तो उसके लिए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ जिससे ना आपको आंसर लिखना ईजी हो जाएगा। ठीक है, आई नो कि जो बच्चों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है या मैथमेटिक्स में वीक है या जिन्होंने कम टाइम दिया है फिजिक्स पे, तो उनको लिखना डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको आंसर लिखना ईजी हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले आंसर लिखने के पहले आप क्या करना ना कि रफ पेपर पे, ठीक है, रफ पेपर पे आप थोड़ा सा प्लान कर लेना कि आपको क्या क्या वर्डिंग्स डालना है। ठीक है, तो मैं रफ पेपर पे अगर मुझे मैंने पहले मैं आंसर को लिखने के पहले मैं देखो प्लान करना स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रांसफार्मर क्या है भैया, एक डिवाइस है, तो पहले ये वर्ड आना चाहिए, है ना। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर जो है उसको एसी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज, या तो वोल्टेज को वो इंक्रीज कर देगा, या तो वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब तुम ऐसे प्लान कर लोगे ना तो आंसर जब लिखना स्टार्ट करोगे तो कहीं पे कोई टेक्निकल वर्ड तुमसे मिस नहीं होगा। ठीक है, रैंडम मत स्टार्ट करना, तो पहले प्लान कर लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद और हम क्या क्या जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने बताया था आपको कि दो तरह के इंडक्टेंस होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो भी चेंज इन करंट होगा प्राइमरी कॉइल का, वो यू नो उस प्राइमरी कॉइल के चेंज होने से, है ना, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि दो तरह के हम बेसिकली कॉइल यूज करते हैं ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंज होगा तो उससे फ्लक्स जनरेट होता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल का, है ना। तो आईपी इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, और इससे जो है ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वर्ड आना चाहिए। अच्छा उसके बाद ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, तो स्टेप अप होना चाहिए, स्टेप डाउन होना चाहिए। स्टेप अप का काम क्या है भैया, वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ा देगा, और स्टेप डाउन क्या है, वोल्टेज को कम कर देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा डेरिवेशन। तो डेरिवेशन वाले पार्ट में हमको बेसिकली लिखना होगा वोल्टेज इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी, देन वोल्टेज इन प्राइमरी बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी, है ना। उसके बाद पावर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए एंड फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको चीजें रिकॉल हो रही है, मतलब रफ में जब तुम ऐसा कैलकुलेशन कर लोगे तो तुम्हें चीजें रिकॉल हो रही है। तो अगर जब सारी चीजें रिकॉल हो रही है तो आप आंसर लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलो मैं अब इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आपको लिख करके दिखाता हूँ। मैंने अभी यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे प्रोफेसर क्या कर रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस बता रहे हैं कि भैया ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चंस तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी बच्चों को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो क्या है कि उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर सिंपल तरीके से कौन एक्सप्लेन कर दे। अभी उनका ये एक्सपेक्टेशन है। क्यों, क्योंकि जो बच्चे स्मार्ट है या जो जिन्होंने बहुत पढ़ाई किया है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एवरेज या बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं, है ना, उनको सिंपल में एक्सप्लेनेशन चाहिए और उनको अभी हेल्प चाहिए जो उनका हेल्प कर पाए। करेक्ट, तो चलो हम लोग देखते हैं इसका अगर हमें आंसर बोर्ड में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट चलो हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर ना इज अ डिवाइस, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which is used in ठीक है alternating current circuit है ना, increases voltage और ठीक है डिक्रीजेस वोल्टेज। इसका काम है या तो वोल्टेज को बढ़ा देना या वोल्टेज को कम कर देना। ठीक है, चलो तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट, अब हमें ये चीज लिखना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना। तो यहाँ लिखो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ये वर्क करता है।
तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और इसे हम ले लेते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यह सेकेंडरी कॉइल, इसको आप कनेक्ट करो सोर्स से, यह है सोर्स, करेक्ट। तो यहाँ पे करंट क्या आएगा, आईपी। इसको आप कनेक्ट करो लोड से, लोड का मतलब रेजिस्टेंस, है ना। इसको लोड से कनेक्ट करो, सपोज इसमें करंट क्या जनरेट होगा, आई एस, है ना। तो व्हाट इज changes the magnetic flux of the secondary coil, changes the magnetic flux of the secondary coil, ठीक है, of the secondary coil। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि phi s is equals to m times of ip। और इस फ्लक्स के चेंज करने से क्या होगा, इस फ्लक्स के चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ होता क्या है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू रख दें तो ये ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी, ठीक है, डी आई बाई डी टी। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो ये एम दैट इज डी आई पी बाई डी टी, ठीक है। तो ये फिर आपको लिख देना है। सर मैं क्या करूं, अगर मेरा ये बैकग्राउंड वीक है तो क्या करूं, ठीक है। क्योंकि आंसर्स लिखने के पीछे मेरा एक ही रीजन है बेटा, है ना, वीक एवरेज बच्चों को पकड़ना, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो बच्चे बहुत मेहनती है, जिन्होंने फिजिक्स बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, उनके लिए तो एक रिवीजन ये क्लास हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे वीक है ना, उनको लिखना कैसे है वो ध्यान में रखो। कुछ नहीं करना है भैया, प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज होगा उससे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, या उसका फ्लक्स फ्लक्स जो चेंज हो जाएगा वो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाते हैं ना। इसके बाद फिर हमें क्या लिखना है, हाँ, अब हमें लिखना होगा कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो चलो थर्ड हम आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री। नाउ इस कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पे बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर में आयरन के प्लेट्स को हम स्टैक कर देते हैं, मैंने प्लेट को हम ऐसे स्टैक कर देते हैं, आयरन के प्लेट को हम स्टैक स्टैक समझते हो, जैसे नोटबुक के जो पेजेस है ना, तो वन पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, है ना, उसको अगर कलेक्ट कर दो ऐसे, है ना, तो उसको हम बोलेंगे स्टैक कर दिया उसको। तो इस तरह के आयरन के प्लेट्स होते हैं जहां पे हम स्टैक कर देते हैं। अच्छा, एक तरफ आप क्या करो, कॉपर वायर लगाओ, ठीक है। तो जब तुम एक साइड में कॉपर वायर लगाओगे तो इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, एक हो सकता है थिक कॉपर वायर, और दूसरा हो सकता है थिन कॉपर वायर। तो जब तुम थिक कॉपर वायर यूज करते हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पर जब तुम थिन कॉपर वायर यूज करते हो तो ये बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल। तो सपोज इसके अलाउंग करंट क्या है, आईपी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कोर के अलग सेक्शन में आप फिर से कॉपर वायर, जहां पे हम कनेक्ट करेंगे, ये तो कनेक्ट होगा सोर्स से और ये कनेक्ट होता है लोड से, ठीक है। सो यहाँ पे आर है, ये है लोड, ठीक है, ये है लोड। अच्छा, इसमें भी वही चीज है, अगर यहाँ पे तुम थिक कॉपर वायर यूज करोगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, और थिन कॉपर वायर यूज करोगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में तुम लिख देना कि ये आयरन कोर होता है, आयरन कोर में एक साइड हम लोग प्राइमरी कॉइल लेते हैं, दूसरे साइड हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। फिर आप एक्सप्लेन कर देना स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए कॉपर वायर का थिकनेस क्या होना चाहिए। फिर अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है, इस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, है ना। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। वहां पे तुम लिख देना एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। दूसरी बात है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ठीक है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये है लो वोल्टेज टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे
कैलकुलेशन पार्ट पे, मींस इक्वेशंस, इसके इक्वेशंस लिखेंगे इक्वेशन। तो फर्स्ट आप हाईलाइट करो प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज जो जनरेट होगा इज माइनस ऑफ एनपी इंटू डी फाइव पी बाई, ठीक है। फिर आप लिखो सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल के लिए वी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एस इंटू डी फाइव एस बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो जाएगा। फिर आप क्या करो, इनका रेशियो ले लो। तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि आप जो ट्रांसफार्मर ले रहे हो, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि वी आर नेग्लेक्टिंग द लॉसेस, वी आर नेग्लेक्टिंग, ठीक है, दी लॉसेस। अब क्वेश्चन है कि कितने लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, सच एज क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, है ना। एडी करंट लॉस हो सकता है। दूसरा क्या लॉस हो सकता है, दूसरा है हिस्टेरिसिस, 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 ठीक है। तीसरा लॉस क्या हो सकता है, हीटिंग, है ना, हीटिंग के कारण जो लॉसेस जनरेट होता है ना। उसके बाद हमिंग, हमिंग, ठीक है, फ्लक्स, लीकेज, ठीक है। तो ये सब हम लॉसेस को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम ये सारे लॉसेस को नेग्लेक्ट करेंगे और हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेंगे तो फ्लक्स जो जनरेट होगा प्राइमरी में वही फ्लक्स जनरेट होगा सेकेंडरी में, साथ साथ पावर जो जनरेट होगा प्राइमरी कॉइल में वही पावर जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। तो जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे, सो देयरफॉर Vp बाय Vs जब करोगे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो Np बाय Ns, और क्योंकि फ्लक्स इक्वल हो गया ना तो 5p और 5s ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो Vp बाय Vs इज इक्वल टू Np बाय Ns। इसको तुम थर्ड नंबर ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर पावर निकालते कैसे हैं, तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर अगर हमें निकालना है तो हम वोल्टेज से निकाल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है। तो Vp Ip प्राइमरी के लिए इट शुड बी इक्वल्स टू Vs Is फॉर सेकेंडरी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Vp बाई Vs इज इक्वल्स टू Is बाई Ip, Is बाई Ip। इसको तुम इक्वेशन नंबर 4 ले लो, इक्वेशन नंबर 4 ले लो। अब अगर हम इन दोनों रिलेशन को यूज करें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रॉम थर्ड एंड फोर, फ्रॉम थर्ड एंड फोर, ठीक है, is Vp by Vs, Vp by Vs is equals to Np by Ns, Np by Ns, Vp by Vs is equals to Np by Ns, Np by Ns, and is equals to Is by Is by Is by। तो ये एक बहुत ही पावरफुल रिलेशन हो गया, बहुत ही पावरफुल रिलेशन हो गया। अब इसमें तुम दो केसेस लिख सकते हो, एक सिचुएशन में हो सकता है कि Ns इज ग्रेटर देन Np हो जाए, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है Ns इज लेसर देन Np हो जाए, मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप अप, और Ns लेस देन Np इसको लिखेंगे स्टेप डाउन, स्टेप, ठीक है। तो अगर आप इतनी बातें ट्रांसफार्मर में लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि फिगर को अच्छे से बनाना है और कंटेंट को फास्ट लिखना है कि आप आंसर्स को कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए प्लान करना है और उसको फास्ट एग्जीक्यूट करना है और जल्दी जल्दी लिख के दिखाना है। तो बच्चों अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएं तो ये जो क्वेश्चन है ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स के कम से कम क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जहां से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एंड डेरिवेशंस आ सकते हैं, साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि वो वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस नहीं करके जाते हैं, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं लगता है वेव ऑप्टिक्स बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा है नहीं। जैसे देखो ये क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी है, हालांकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था तो इस ईयर आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपको लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर तो करके ही जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ अ इंटरफेरेंस बैंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को बेसिक पता नहीं होता है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स रिकॉल कर दूं, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन रट करके मगअप कर करके जाओगे ना तो हो नहीं पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो मैं आंसर लिखता हूं उस आंसर को तुम्हें लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। आपको पता है ये जो वीडियो है जिसमें जो स्कॉलर बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, वो तो देखेंगे ही देखेंगे रिवीजन के लिए, लेकिन मेरा पूरा फोकस है एवरेज एंड बिलो एवरेज बच्चों पे, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं
कि इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है क्या। तो इसको हम पहले पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इंटरफेरेंस का मतलब है कि मिक्सिंग ऑफ, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर वेव्स। ठीक है, ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखता हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे रिकॉल करना है, समझाना है कि इसका बेसिक क्या है। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर वेव्स। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी वेव्स मिक्स करेगा तो उनका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस का। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अब मैं दो प्रोजेक्टर्स ले लेता हूँ। आपने मूवी देखा होगा, है ना? तो मूवी में जब आप थिएटर में जाते हो तो ऐसे प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं और उस प्रोजेक्टर से ऐसे बीम ऑफ लाइट आता है जो स्क्रीन पे इंसिडेंट होता है। तो बिल्कुल अभी मैं दो प्रोजेक्टर ले लेता हूँ, इसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। इन दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। ठीक है, एक मैं स्क्रीन ले लेता हूँ। अच्छा, और स्क्रीन एंड सोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल डी। तो सोर्स से लाइट आया और पी पॉइंट पे इंटरमिक्स हुआ, ये दोनों लाइट जाकर के पी पॉइंट पे क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सपोज इसका जो इक्वेशन है y1 और इसका जो इक्वेशन है ये है y2। तो इसका इक्वेशन जो आएगा वो हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और इसका इक्वेशन क्या आएगा? a2 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ से अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो देखो ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल है ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा लेंथ है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इस डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अब ये दोनों वेव कहाँ सुपर इम्पोज हो रहा है? पी पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू मीन्स जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हो जाएगा, जब दोनों वेव मिक्स हो जाएगा तो स्क्रीन पे एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा। ठीक है, इस रिजल्टेंट वेव को हम y बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं y1 प्लस y2। तो y इज इक्वल टू, चलो y1 है क्या? a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सपोज जो रिजल्टेंट वेव आया वो इस फॉर्म में आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, जहाँ पे जो दोनों वेव को मिलाने के बाद जो तीसरा वेव बना दैट इज इंटरफेरेंस, है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड निकालोगे उस एम्पलीट्यूड का इक्वेशन होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, एक ये याद रखना है तुमको, दूसरा ये याद रखना है, तीसरा इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को तुम इंटेंसिटी के भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। एक फॉर्मूला आप ये याद रखो, ये दूसरा फॉर्मूला याद रखो, इससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात ये है कि सर इंटेंसिटी जब दोनों वेव इस पॉइंट पे मिलेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें व्हाइट लाइट दिखे या फिर हो सकता है हमें डार्क लाइट दिखे, मीन्स डीम लाइट दिखे। मीन्स या तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकता है या फिर इंटेंसिटी मिनिमम हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी तभी हो सकता है जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम हो, और cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है 1, और ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज फॉर आई मैक्स। मैक्सिमम इंटेंसिटी तभी पॉसिबल है जब फाई का वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। क्या क्या हो सकता है? फाई का वैल्यू जीरो हो सकता है, फाई का वैल्यू 2 पाई हो सकता है, फाई का वैल्यू 4 पाई हो सकता है। इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे तो फाई का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 पाई एन। तो याद रखना कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फाई, फाई का मतलब हो गया फेज डिफरेंस, फाई जो होना चाहिए वो प्लस माइनस ऑफ 2 पाई एन होना चाहिए। मैं प्लस माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एन का वैल्यू 1 2 3 पकड़ा है। एन क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है। अच्छा, अब इसका अब होता क्या है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये दो वर्ड तुम्हें समझना पड़ेगा। फेज का मतलब है एंगल में डिफरेंस और पाथ का मतलब है डिस्टेंस में डिफरेंस। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक वेव मैंने ऐसा ड्रॉ किया और ये दूसरा वेव मैंने ऐसा ड्रॉ किया, तो इसमें एंगल का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस में आएगा। अच्छा, पाथ डिफरेंस में क्या होगा? जैसे ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है या 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो ये फाइव में आ जाएगा, दैट इज फेज डिफरेंस में आएगा। पाथ डिफरेंस में क्या होगा कि जैसे ये एक वेव है, ठीक है, और ये दूसरा वेव है, तो तुम देख रहे हो इन दोनों के बीच में गैप है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में पाथ में डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा एक्स।
दोनों का फेज एक ही है, दोनों का एंगल क्या है 0 डिग्री है, बट दोनों के पाथ में डिफरेंस है ना। तो ये इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। और फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में रिलेशन, ठीक है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में रिलेशन, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स भी बोल सकते हो। तो ये हो जाता है के इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5। के को क्या बोलते हैं, के को हम वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। के क्या होता है भैया, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एन। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ एन लैम्डा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो गया मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए। जब भी मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा, मतलब जब दो वेव ऐसे ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद पी पॉइंट पे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ने से हमें व्हाइट बैंड दिखेगा, व्हाइट लाइट दिखेगा। तो जब हमें व्हाइट बैंड दिखेगा तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए 1 2 3, ये 3 फार्मूला तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर इंटेंसिटी मिनिमम हो गया तो क्या होगा, तो इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब हो गया डार्क, और इंटेंसिटी मिनिमम तभी हो सकता है जब cos फाई मिनिमम हो। cos फाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1। इसका मतलब है कि फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि cos 0 1 होता है तो cos फाई 180 हो जाएगा। अच्छा, तो मिनिमम इंटेंसिटी जब होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई वन माइनस ऑफ अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर एंड दैट इज ए वन माइनस ऑफ ए टू का होल स्क्वायर इज आई। ये मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। दूसरी बात है कि जो फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 2n माइनस वन, 2n माइनस वन पाई, 2n माइनस वन पाई। और पाथ डिफरेंस जो आएगा दैट इज डेल्टा एक्स इज 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2n माइनस वन लैम्डा, जहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो। अच्छा, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ना इसको n प्लस वन भी लिखता है, 2n प्लस वन भी लिखता है। तो जब 2n प्लस वन लिखेगा तो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। अब क्वेश्चन के सर इतने फॉर्मुलाज याद कैसे रखेंगे, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल इजी है याद रखना। एक है मैक्सिमम इंटरफेरेंस, दूसरा है मिनिमम इंटरफेरेंस। यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होगा 2 पाई एन, यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होगा इस 2n माइनस वन पाई मीन्स ये जो है वो पाई के टर्म्स में आएगा, ध्यान रखना। ये ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा, ये सिर्फ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है। और डेल्टा एक्स जो होगा, डेल्टा एक्स ये हो जाएगा एन लैम्डा, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस है तो वेवलेंथ के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे डेल्टा एक्स इज 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2n माइनस वन लैम्डा बाई, ठीक है। तो ये तुम्हें बेसिक्स ध्यान में रखना है। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या फंडा है, हम लोग इसको अभी देखते हैं भैया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें डायग्राम का एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो, अब मैंने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले सोर्स एंड स्क्रीन ये बनाना है। दो प्रोजेक्टर्स ले लो जहां से लाइट बाहर आएंगे S1 S2। मैं जानबूझ के बहुत ही सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आप इस चीज को समझ पाओ। अब S1 का प्रोजेक्शन S1 डैश हो गया और S2 का प्रोजेक्शन S2 डैश हो गया। ये ले लो स्क्रीन का सेंटर, ये स्क्रीन का सेंटर हो गया, ठीक है। ये O है तो ये O डैश हो जाएगा। दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस D ले लो, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या होगा D/2, तो ये डिस्टेंस क्या होगा D/2। अच्छा, अब यहां से इन दोनों सोर्स से लाइट जो है ना, ये स्टार्ट हो रहा है और पी पॉइंट पे सुपर इम्पोज कर रहा है, मींस पी पॉइंट पे दोनों वेव इंटरमिक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे दोनों वेव यहाँ पे पी पॉइंट पे इंटरमिक्स हो रहा है, ठीक है। ये S2, ये S1, ये एक वेव है और ये दूसरा वेव है, ठीक है। ये पी पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रहा है। तो हमें करना क्या है ना, सेंटर से, ये स्क्रीन का सेंटर हो गया, इसको मैं स्क्रीन बोल रहा हूँ, स्क्रीन, इसको मैं सोर्स बोल रहा हूँ जहां से लाइट बाहर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम कैपिटल डी लो, एंड ऑब्वियसली ये इतना बड़ा डिस्टेंस है, ये स्मॉल डी से तो काफी बड़ा, तो डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, ठीक है। अब इसमें एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें रिमेंबर रखना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है, हमें पहले पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आप तुम देखो S2P जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मींस लाइट S2 से जो बाहर आ रहा है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और S1 से जो लाइट बाहर आ रहा है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दोनों में क्या है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पहले हमें S2P निकालना पड़ेगा। तो S2P के लिए ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये अगर कैपिटल डी है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है y,
ठीक है, और ये क्या है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है, तो ये अगर d बाई टू है तो ये लेंथ क्या होगा, d बाई टू। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि S2P दैट इज हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर कितना है y प्लस d बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है कैपिटल D का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, अब उसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, सेकंड ट्रायंगल। तो मैं अब डिस्कस करता हूँ S1P, ये वाला ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ एंगल है 90 डिग्री। तो सेकंड ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इन सेकंड ट्रायंगल S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो जाएगा y, यहाँ से यहाँ तक y है उसमें से d बाई टू माइनस कर दो, तो y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर हो जाएगा। इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा, तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा S2P का स्क्वायर माइनस ऑफ S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार हम इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एक बार हम इसे ऐड कर लेते हैं एंड एक बार हम इसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल एंड ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y इंटू डी, क्योंकि d बाई टू प्लस डी बाई टू। ओके, नाउ अब इसको हम फिर फर्दर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि S2P स्क्वायर माइनस ऑफ S1P स्क्वायर, ये हो गया 2y d, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार इसे ऐड कर दो और एक बार आप इसे सब्सट्रैक्ट कर दो, S2P माइनस S1P इज 2y d। ठीक है, तो S2P माइनस ऑफ S1P इज इक्वल टू 2y d डिवाइडेड बाय क्या होगा, S2P प्लस S1P हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब S2P ये है पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस मिनिमम तभी होगा जब ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा, जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इसका मतलब है कि S2P मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, D तक, और S1P भी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, D तक। तो आप ऐसा करो, इसको लिख सकते हो 2y d इज d प्लस डी, मीन्स हमें ऐसा अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा कि S2P प्लस S1P इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 2d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y d बाई 2d, तो ये और ये कैंसिल, हो जाएगा y d बाई कैपिटल D। ओके, तो यहाँ से हमने पाथ डिफरेंस तो कैलकुलेट कर लिया, S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू y स्मॉल d बाई कैपिटल। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे अब पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो डेल्टा एक्स हमने डिराइव कर दिया y d बाई डी। अब ऐसा यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ पे दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रहा है, वहां पे या तो ब्राइट बैंड बने, मतलब कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, और या फिर मिक्स होने के बाद इंटेंसिटी बहुत कम हो। तो दो केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई एन स्मॉल डी बाई कैपिटल डी हो सकता है, या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई एन स्मॉल डी बाई कैपिटल डी हो सकता है। ठीक है, तो वाई एन हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड। तो जब ब्राइट बैंड बनेगा तो पाथ डिफरेंस हो जाता है एन लैम्डा। ठीक है, लेकिन जब वाई एन, जब डार्क बैंड बनेगा तो इंटेंसिटी कम होगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, वाई एन का वैल्यू निकालो। ठीक है, नाउ तो फ्रिंज विड्थ होता क्या है, तो अगर मैं फ्रिंज विड्थ पे जाऊं, देखो फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ तो होता क्या है, स्क्रीन पे जब दोनों वेव मिलेगा, सुपर इम्पोज करेगा, तो सेंटर पे कंपलसरी व्हाइट बैंड बनेगा, है ना। व्हाइट बैंड को व्हाइट से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, सेंटर पे कंपलसरी इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट जो बैंड बनेगा वो डार्क बैंड बनेगा, देन फिर व्हाइट बैंड बनेगा, और बैंड्स का विड्थ सेम होगा। ठीक है, बैंड का विड्थ सेम होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फिगर हमें बनेगा स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, ये इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड या द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हाइट बैंड, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मींस नेक्स्ट वाला,
है ना। तो फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive white band और डार्क बैंड, टू consecutive white band और डार्क बैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको सेंटर ले लेते हैं, तो ये हम ले लेते हैं से yn, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नेक्स्ट वाला yn+1 हो जाएगा, yn+1 हो जाएगा। तो इनके बीच का जो गैप है ये तो फ्रिंज विड्थ है, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू yn+1 माइनस ऑफ yn करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने निकाला था कि डेल्टा x इज इक्वल टू yn स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, तो यहाँ से yn का वैल्यू बताओ क्या आएगा, कैपिटल D बाई डी इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x था क्या, डेल्टा x एन लैम्डा था ना वाइट के लिए, और y n+1 के लिए क्या आएगा, d बाई डी n+1 इंटू लैम्डा। ठीक है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अच्छा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो yn+1 माइनस ऑफ y, तो हो जाएगा d बाई डी n+1 माइनस ऑफ n लैम्डा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो yn+1 माइनस ऑफ yn इज d लैम्डा बाई डी। ठीक है, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, दैट इज d लैम्डा बाई डी, इसको टेक्स्ट बुक पर w भी लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि फ्रिंज विड्थ जो है ये डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन पे डिपेंड करेगा, फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, एंड फ्रिंज विड्थ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करना है, स्टेप्स को ध्यान रखना है। बिलीव करो ये क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैंने सारे बेसिक्स आपको बताए हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन डिराइव किया है। तो थोड़ा सा आप 3 या 4 बार लिखने का प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है।